नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बेसिक आपको आइडिया पहले से होना चाहिए। आपको रेडॉक्स रिएक्शन आपको आना चाहिए। क्लास 11th में आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़वाया गया था। कुछ बातें, कुछ रीजंस होती हैं, इसीलिए आपको 11th में सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं जो आपको क्लास 12th में काम लगेंगे। 11th में आपको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम छुड़वाया गया है ना, तो वो जानबूझ के छुड़वाया गया था क्योंकि उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ क्लास 12th में नहीं पड़ेगा। रेडॉक्स इतना छोटा सा चैप्टर क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि उसका क्लियर कट पता था कि उसको कहाँ यूज़ होगा। वो मतलब पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिट हो जाएगा अभी आके, ठीक है। और रेडॉक्स पिछले साल रेडॉक्स वाले चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा दी थी, वही सेम चीज़ें फिर से रिपीट करनी है, ठीक। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको रेडॉक्स आना चाहिए। अभी इस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है, वो अभी बताते हैं। पहले ये समझ लो कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसमें जो दो वर्ड है, एक है रेड, एक है ऑक्स। तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, बेसिकली देखो, जो 9th की डेफिनेशन या जो 10th की डेफिनेशन आप पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। दोनों में से एक भी घटना अगर हो जाती है तो आप उसको एज अ क्या कंसीडर करेंगे? जरूरी नहीं है कि दोनों होना चाहिए, लेकिन इस समय इस चैप्टर में आपको ये डेफिनेशन किसी काम की नहीं है, ये काम नहीं लगेगा। जो दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की थी वो थी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। किसी भी स्पीसीज से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, किसी भी स्पीसीज से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे? ऑक्सीडेशन। अब हमको एक चीज ही बताओ, अगर किसी भी स्पीसीज से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जा रहा है तो केमिस्ट्री की भाषा में कौन सा नया स्पीसीज फॉर्म होता है? रेस्पेक्टिव स्पीसीज क्या बनती है, उसको क्या बोलते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन को किसी स्पीसीज से रिमूव कर दिया जाए तो उस रिस्पेक्टिव स्पीसीज को क्या बनते हैं? कैटायन। तो इसका मतलब है जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वहां कौन सा स्पीसीज बनेगा? कैटायन बनेगा। ये क्लियर रखिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बनवाएगा? कैटायन को ही बनवाएगा, ठीक। ये हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा, दूसरा आता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, अब इसमें देखो, रिवर्स कर दो, उसी का जो ऊपर वाला था उसी का रिवर्स कर दो। तो इसमें एडिशन करना है आपको, किसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप ऐड कर दो या आप ऑक्सीजन का रिमूवल कर दो, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में से एक भी घटना अगर हो जाती है तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे? रिडक्शन। ये थी बेसिक डेफिनेशन जो कि काम नहीं लगने वाली चैप्टर में। इसका उल्टा करो, अब इसमें लॉस था तो इसमें क्या होगा? गेन होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें बेसिकली क्या होगा? गेन होगा। अब एक बेसिक जो डिफरेंस, जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो कैटायन बन रहा है। इसका मतलब है अगर ये गेन होगा तो क्या बनेगा? ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये एकदम सही है, ये ऑलवेज है, ये गलत नहीं होगा, ये सही है, ये सही है। इसमें उल्टा होगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिर्फ एनायन ही बनेगा। पॉसिबिलिटी है इसमें दोनों की कैसे? देखो, मान लो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन 1 माइनस में, ठीक। तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया? रिडक्शन किया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और फिर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो फिर वो कन्वर्ट हो गया 2 माइनस में, ठीक है। तो ये बेसिकली हाँ हमको दिख रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये जो O माइनस O2 माइनस बन रहा है ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एनायन हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम में कन्वर्ट नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं? हो सकता है। आपके पास जिंक प्रेजेंट है +2 में और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में कन्वर्ट नहीं हो सकता? हो सकता है। अब ध्यान से चेक करो कुछ बातें। ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल था, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज था नहीं, न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो कैसा हो गया?
चार्ज हो गया कि नहीं चार्ज हो गया। इसका मतलब है इस डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन लेने से पहले आपका एलिमेंट पहले क्या था, उसके बाद जब वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो किस में चेंज हो गया, चार्ज में चला गया। जरा नीचे वाला एग्जांपल चेक करो पहले। अब इसमें सोडियम प्लस क्या है, चार्ज है कि न्यूट्रल है, ये चार्ज है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो किस में चला गया, तो पहले तो वो चार्ज था, बाद में वो किस में चला गया। कुछ समझ रहे हो, ये डेफिनेशन बजेगी, इसमें क्लियर रखना कि गेनिंग में प्रॉब्लम फंसोगे, फंसाएगा वो आपको गेनिंग में। न्यूट्रल स्पीसीज चार्ज में गई, अगर न्यूट्रल स्पीसीज अगर चार्ज में गई, और कौन सा चार्ज गई, न्यूट्रल चार्ज में गई, तो दूसरा क्वेश्चन कौन से चार्ज में गई, क्योंकि ये भी तो जा सकती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर दोगे तो इसका क्या लिखोगे, सोडियम, मान लो सोडियम कन्वर्ट हो गया किसमें, सोडियम +1 और एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो सोडियम किस अवस्था में है अभी, न्यूट्रल, और सोडियम बाद में किस में चला गया, तो पहली वाली डेफिनेशन तो दोनों की मैच कर रही है ना, न्यूट्रल से चार्ज, न्यूट्रल से चार्ज। तो आपको पूछना पड़ेगा, उनसे कहना, जैसे आपसे किसी ने कहा कि एक एलिमेंट है जो पहले न्यूट्रल था बाद में चार्ज हो गया, तो आप इसके बेसिस पर कैसे बताओगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि उसका रिडक्शन, नहीं बता पाओगे ना। तो आप पहले क्लियर करो, अच्छा न्यूट्रल से चार्ज हुआ तो कौन सा चार्ज हुआ, तो अगर वो कहेगा पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब न्यूट्रल से कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रल से अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, इसका मतलब वहां कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। अगर न्यूट्रल से वो नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, जैसे न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हुआ नेगेटिव में, तो अगर न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ होगा तो वहां क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। समझ आया। और अगर चार्ज से न्यूट्रल आया होगा तो डेफिनेटली उसमें सवाल ही नहीं करना है, चार्ज से न्यूट्रल मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन ही हुआ है। सवाल सिर्फ आप ऊपर वाले में पूछेंगे उनसे कि न्यूट्रल से चार्ज, तो तुरंत क्वेश्चन विच चार्ज, कौन सा चार्ज। न्यूट्रल से पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन, न्यूट्रल से नेगेटिव मतलब रिडक्शन, लेकिन चार्ज से न्यूट्रल वो डैम श्योर है इलेक्ट्रॉन वहां गेन ही हुआ होगा, क्योंकि चार्ज को न्यूट्रल तभी कर सकते हो जब आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि चार्ज का मतलब बेसिकली आप प्लस चार्ज ही होगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, एक चीज है, कहीं आप जनरली कहीं केसेस में आप फंसाएंगे, कुछ लोग कहेंगे, ये क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन तो चार्ज है, वो फिर से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर से चार्ज में ही रह गया, वो फंसाएंगे आपको। तो चार्ज में है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी वो एक रिस्पेक्टिव केस है, वो इस चैप्टर में काम नहीं लगेगा आपको। आपको जो चैप्टर में काम लगेगा वो यही दोनों काम लगेगा बार बार, क्योंकि चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा। आपको चैप्टर में ये वाला लाइन बार बार, ये एग्जाम्पल अभी आएगा, चार्ज से चार्ज कन्वर्ट होगा। तो अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख भी सकते हो तुम अपने उसके लिए कि चार्ज से ये किस में जा सकता है, और चार्ज से पहले किस में था, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन गेन किया किस में हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया इसमें गया, तो पहले न्यूट्रल था फिर चार्ज में कन्वर्ट हुआ, फिर चार्ज में था तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में हो गया। तो रिडक्शन में देखो 3 पॉसिबिलिटी बैठती है अगर कायदे से देखा जाए, न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज से न्यूट्रल, ये वाला, ये हो गया पहला, न्यूट्रल से चार्ज, न्यूट्रल ये पहला हो गया। दूसरा चार्ज से न्यूट्रल, चार्ज से न्यूट्रल, ये दोनों एग्जांपल सेकंड वाले के हो गए, ये सेकंड वाले का हो गया। फिर चार्ज से चार्ज, तो देखो ये ऑलरेडी चार्ज है, इसमें फिर इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर ही चार्ज हो जाएगा, तो ये तीसरे वाले का एग्जांपल हो गया। तो रिडक्शन में तीनों पॉइंट आता है, ध्यान रखिएगा, तीनों आता है। ऑक्सीडेशन में कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे सीधे न्यूट्रल से सीधे वो क्या जाएगा, चार्ज ही जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो आएगी वो कहाँ आएगी, रिडक्शन में आएगी। तो ध्यान से रखना, और उसमें भी आपको काम यही दोनों ज्यादा लगेंगे, इस चैप्टर में यही दोनों ज्यादा काम लगेंगे, नीचे वाला उतना काम नहीं लगेगा आपको, बार में यही दोनों लोग काम लगेंगे। अब जिस रिएक्शन में ये दोनों घटना एक साथ एक टाइम पर एक साथ हो जाती है, उसी रिएक्शन का नाम क्या होता है। तो रिडक्शन का रेड उठा लो, ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठा लो, दोनों को मिला दो, तो बेसिकली वो क्या बन गया, रेड प्लस ऑक्स इज इक्वल टू। तो जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक साथ उसी टाइम पे दोनों रिएक्शन हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ आया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसमें क्या लॉस होता है, कौन चार्ज न्यूट्रल है, इसका खेल समझ में आया।
क्योंकि जब अभी इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होगा तो वहाँ न्यूट्रल चार्ज ही है। वो ट्रिक आपको वही पहचाननी पड़ेगी। अभी ट्रिक वही आपको देंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो न्यूट्रल से चार्ज हो रहा है, तो क्या हो रहा है रिडक्शन, तो कुछ बातें ध्यान में रखो। अब बताओ, न्यूट्रल था चार्ज हो गया तो क्या हुआ होगा? न्यूट्रल का चार्ज ऑक्सीडेशन। कैसे पता? हम तो बोले ही नहीं ना कौन सा चार्ज। यही जल्दबाजी में जो आंसर निकलता है ना, यही है। कितना अटेंटिव रहते हो और कितना सवाल सुन रहे हो। तो पेपर में ऐसे आएगा, न्यूट्रल से चार्ज हो गया तो कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज हो गया। न्यूट्रल था पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। न्यूट्रल था नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब वहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ है। चार्ज था न्यूट्रल हो गया, रिडक्शन हुआ है। चार्ज था फिर चार्ज ही, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी चार्ज ही रह गया, वो तो रिडक्शन ही हुआ है। तो ये एकदम मुंह पे रटा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर होना चाहिए। इसीलिए तो पिछले साल चैप्टर देके एक पढ़वा दिया गया था ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो देखो, इलेक्ट्रो में क्या है, दो वर्ड है। पहला है इलेक्ट्रो, तो इसमें जो पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है करंट। और जो केमिस्ट्री है तो बेसिकली आप जान रहे हो कि केमिस्ट्री में आप किससे डील करते हो, ज़्यादातर केमिकल से डील करते हो। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर है ये आपको इंटर कन्वर्जन पढ़ा रहे हैं। इंटर कन्वर्जन पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आप केमिकल के साथ क्या कर सकते हो, या किसी भी केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट क्या बना सकते हो या नहीं। तो कुल मिला के ये इंटर कन्वर्जन होता है। 10th क्लास में आपने एक फिनोमेना पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के यूज करने से आप किसी भी कंपाउंड को तोड़ सकते हो। अगर याद होगा तो 10th क्लास में एक चैप्टर था पहला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें आता था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला एडिशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिकम्पोजिशन में भी फिर 3 तरीके थे, लिखवाए गए हैं। तोड़ किसी भी कंपाउंड को 3 तरीके से तोड़ सकते हो। बाय हीटिंग नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, विद द हेल्प ऑफ लाइट known as photo decomposition, और with the help of current known as इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस। तो किसी भी केमिकल को करंट दे के अगर तोड़े होगे तो उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। वो पढ़ना रहा है। या किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को या करंट को आप केमिकल के फॉर्म में स्टोर कर लेते हो। अब ज्यादा कंफ्यूज ना करके सीधे एग्जांपल याद रखो, तुम्हारा इन्वर्टर का बैटरी। बैटरी केमिकल होता है, तो केमिकल के रूप में वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। और जब लाइट जाती है तो जो नेशनल एनर्जी स्टोर की होती है बैटरी में, वही एनर्जी तो वो वापस, तो यानी केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है, उसको वापस वो किस में कन्वर्ट कर देती है। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर है वो करंट से केमिकल में जाओगे और केमिकल से करंट, ये इन्हीं दोनों का हेर फेर है कि करंट की मदद लेके केमिकल को तोड़ोगे और केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट बनाओगे। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली ये चैप्टर तुमको यही दौड़ा रहे हैं। ठीक, अब इसको करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले परफॉर्म कर लिए गए थे। बेसिक्स कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए गए थे। उससे पहले 2 प्रोसेस आते हैं। पहले प्रोसेस का नाम होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो ये बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, पहले इनको याद रखो। और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ने खुद बैठ जाएं, दैट इज कॉल्ड। अगर प्रोसेस खुद हो जा रहा है, बाय इटसेल्फ अगर प्रोसेस हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। अगर प्रोसेस खुद से नहीं हो रहा है, उसको करवाना पड़ रहा है, किसी की मदद लेके करवानी पड़ रही है, तो वो कैसा कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो जैसे इमेजिन कर लो कि आपका जो पेट्रोल है, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, पेट्रोल कैसा कंपाउंड होता है? पेट्रोल कैसा कंपाउंड है? हाँ, वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब इजिली कन्वर्ट इनटू वेपर। तो पेट्रोल आसान खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो एक कैसा प्रोसेस है। लेकिन आप पानी रख दो यहीं पे, 1 लीटर पानी, और कह दो खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं होगा, खुद से वो नहीं होगा। हल्का सा उसको हीट, तो वो कैसा प्रोसेस है? तो अगर कोई भी प्रोसेस इटसेल्फ खुद हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो खुद ही होता चला जा रहा है, वो प्रोसेस क्या लगेगा? स्पॉन्टेनियस। और अगर नहीं हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब पढ़ोगे आगे, लेकिन अभी एक चीज यहीं से याद कर लो कि स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस होगा तो अभी आगे आप डिफाइन करोगे डेल्टा जी।
गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डिफाइन करोगे आगे आराम से, लेकिन अभी क्योंकि पढ़ रहे हो तो एक बार दिमाग में सब बैठाते चलो कि अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, समझ आया? और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो वैल्यू वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्ट। पहले ये रट लो पहले, क्योंकि अभी ई की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। ई सेल तो इसके लिए उल्टा होता है, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए तब वो स्पॉन्टेनियस होगा और ई सेल नेगेटिव होना चाहिए तो नॉन, उल्टा हो जाता है वो। लेकिन जो सबसे मेन क्राइटेरिया है वो जी ही डिसाइड करता है कि जी की वैल्यू, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, और गिव्स फ्री एनर्जी अगर आपका पॉजिटिव है तो प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये समझ आया? ठीक। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हम शुरू किए, एक्सपेरिमेंट हम करना स्टार्ट किए। तो जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में क्या, क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट है ये, क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट है ये। हमने एक लिया बीकर और उस बीकर के अंदर हमने डाला कॉपर सल्फेट का सल्यूशन। बता सकते हो कॉपर सल्फेट सल्यूशन का कलर क्या होता है? हिंट दे दिया आपको, पकड़ पाओ तो ठीक है, और क्या हिंट दिए? नहीं, वही तो दिए। ब्लैक था ना, ब्लैक से भी बना सकते थे ना, ब्लू बनाए इसका मतलब, ठीक है। तो ये इसमें जो डाले हो वो डाले हो कॉपर सल्फेट का सल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू। इसी को क्लास 10th में पढ़े हो, इस नाम से फेमस है क्या? ब्लू विट्रॉल CuSO4.5। अरे ये सब याद रखो भैया, वाइवम प्रैक्टिकल में जाओगे तो बेसिक चीजें हैं। क्लास 10th में एक रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? पिछले बार वाइवम पूछा था और इतना बेइज्जत किया था, तब वही है ना कि बताने लायक नहीं है। क्यों इसलिए बेइज्जत किया था? क्योंकि वो रिएक्शन कौन सा था? क्लास 10th का। मतलब क्लास 12th के बच्चे को ये नहीं पता कि लेड नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो जाके एक बार चेक कर लेना कि लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक सर्वाइवल ऑफ द गैस जेट ऑक्सीजन निकलती है और उसके साथ एक और निकलती है, वो आप पता करिएगा कि कौन सी निकलती है। तो बेसिक चीजें हैं। ब्लू विट्रॉल पूछेंगे तो ब्लू विट्रॉल ये होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या कर दिए, इसमें आयरन का रॉड डाल दिए, आयरन का, या आप जिंक का रॉड डाल दिए, इसमें जिंक का रॉड डाल दिए। तो आपने इमेजिन करो कि हाँ, तो देखो बेसिकली क्या है, आपने बीकर लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, उसमें रॉड डाला। अब इतना काम करके थोड़ी देर रुक जाओ। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, अब बोर्ड पे तो वो होगा नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना करके थोड़ी देर पर होल्ड रखो। थोड़ी देर के बाद तुम उसमें कुछ चेंजेस देखोगे। पहला चेंज, ये जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? फेड होने लगेगा, डिसअपीयर होने लगेगा, गायब होने लगेगा। और ये जो ब्लू कलर है ये चेंज होने लगेगा रेडिश ब्राउन कलर में। पहला चेंज, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस इतना ही सेटअप रेडी किया था, लेकिन ये पहला तो आपको कलर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि कलर चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन कलर चेंज हो रहा है, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जो कंटेनर है वो थोड़ा सा हीट हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा, जो रॉड की थिकनेस थी, जितना मोटा लेकर चले होगे वो रॉड उतना पतला होता है, मतलब पतला हो जाएगा पहले से। तीसरा ऑब्जर्वेशन, क्लास 10th में ये पढ़ाया गया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानोगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो कैसे पहचानोगे? अगर कलर चेंज होता है, हीट हो रहा है, कोई गैस निकल रही है, तो बेसिकली वहाँ पर क्या हुआ है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है बेसिकली, ठीक। तो हुआ क्या कि हमने क्या इतना सेटअप रेडी किया, तो कलर चेंज हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, हीट हो गया, दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा, जो थिकनेस थी रॉड की वो क्या हो गई? कम होने लगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि ये प्रोसेस खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये खुद ही हो रहा है। तो अब हमने इसका सवाल का जवाब देंगे। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है जो बच्चों को क्लियर नहीं होता है। केमिस्ट्री में घटना हो गई, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है। अब ये घटना हो गई, उसके बाद देना है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में साथ साथ
एक्सप्लेन करते हुए चलते हो साथ साथ कि हाँ ये घटना हुई तो ये ऐसे ऐसे हुआ। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है बेसिकली, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया ना, पहला ऑब्जर्वेशन कलर चेंज होना, दूसरा टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा गर्म का हीट हो जाएगा, तीसरा थिकनेस ऑफ रॉड आपकी कम हो जाएगी, और चौथा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल के जवाब हैं जो आपको खोजने हैं इसी चैप्टर में, वही आपको पूरा ऐसा क्या हुआ कि केमिकल करने से हमने तो कोई इलेक्ट्रिसिटी बाहर से कुछ सप्लाई की नहीं, तो ऐसा क्या हुआ, सोल्यूशन में ऐसा कौन था जिसने ये सारा प्रोसेस करा दिए। तो इन्हीं सब सवालों के बेसिकली आपको जवाब खोजने हैं। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो एक चीज देखो, एक्चुअल में हुआ क्या होगा। इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था, इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो चेंज होने लगा धीरे धीरे किसमें, रेड में। इसका मतलब है कि जिंक रॉड, जिंक की जो, अच्छा दूसरा आपने बोला कि जो जिंक की रॉड थी वो काफी क्या थी, थिक थी, लेकिन कुछ देर के बाद यही रॉड किस में होने लगी। अरे कॉमन सेंस है, पहले मोटा था बाद में थीन हो गया, थिक से थीन हो गया। इसका मतलब है कि रॉड धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब सॉल्यूशन में रॉड डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई होगी। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो, जिंक की रॉड है और उसको खोखला करना है, तो खोखला करने के लिए उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, खोखला ऑटोमेटिक होता जाएगा। इसका मतलब है जिंक के अंदर से क्या निकालते जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ। तो जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जिंक सॉलिड फॉर्म में है रॉड में, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जिंक किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, Zn+2, और कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा ये, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये आयन्स में है। रटो कुछ चीजें, जब भी आयन हुआ, आयन कभी भी हवा में नहीं रह सकता और आयन कभी भी सॉलिड में नहीं रह सकता। आयन बना तो उसके लिए तुमको क्या देना पड़ेगा, लिक्विड देना पड़ेगा, क्योंकि आयन तभी मूव कर सकता है जब उसको क्या दोगे, लिक्विड। तो इसका मतलब है कि ये अब Zn+2 आया, मतलब नीचे तुमको या तो लिक्विड नहीं तो आप क्या लिखोगे, वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ जो कॉपर सल्फेट लिए थे वो कैसा लिए थे, एक्वस। मतलब पता है, अगर एक्वस लिख दिया इसका मतलब पानी है उसमें। जिसे आपसे बोला गया मिल्क लिक्विड, मिल्क लिक्विड, इसका मतलब वो एकदम प्योर दूध है, मतलब अभी दुहा गया है और वही लाके आपको दे दिया है, तो उसमें सिर्फ लिक्विड सिर्फ दूध के कंपोनेंट मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें एक ग्लास भी पानी पड़ गया तो वो लिक्विड नहीं लिखोगे, फिर वहाँ वो मिल्क कैसा हो गया। तो एक्वस कहने का मतलब होता है कि पानी मिक्स है। तो यहाँ पे जो आपने कॉपर सल्फेट लिया था वो कैसा लिया था, एक्वस। तो कॉमन सेंस है, याद रखो इस चैप्टर में छोटी छोटी बातें हैं। आयन, तो आयन को होने के लिए इसका मतलब एक्वस का होना जरूरी है, मतलब आयन है तो नीचे क्या लिखोगे, एक्वस ही लिखोगे, ये श्योर रखो अपना। तो जिंक सॉलिड रॉड की फॉर्म में था, ये धीरे धीरे सोल्यूशन में जा रहा है कि नहीं। अब समझ आया कि जिंक की रॉड क्यों थिक थी, धीरे 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 क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर से सारा रॉड कन्वर्ट, अंदर से पूरा जो रॉड था जो जिंक था वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, Zn+ आयन, Zn+ आयन, और इलेक्ट्रॉन यही छोड़ता हुआ रॉड पे ही चला जा रहा है। और सारा Zn+, पहले सॉल्यूशन कलर क्या था, वो इसलिए था क्योंकि उसमें कौन प्रेजेंट था। अब कॉपर की वजह से ब्लू क्यों था, वो जब डी एंड एफ लॉग पढ़ोगे तो वो पढ़ाएंगे। ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो इसकी वजह से वो कॉपर, इसका कलर, इस पर्टिकुलर कंपाउंड कलर ब्लू होता है। तो पहले इस कंपाउंड का कलर ब्लू इसलिए था क्योंकि वहां कौन था, कॉपर था। लेकिन जैसे इस सोल्यूशन में जिंक की एंट्री होने लगी तो अब कॉपर तो बढ़ नहीं रहा है, कॉपर का तो आयन कांस्टेंट था, लेकिन जिंक का आयन धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिंक कॉपर पर डोमिनेट करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा, और जब डोमिनेट करेगा तो धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर फेड होने लगेगा। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन का कलर क्या होने लगता है, फेड होने लगता है, यानी ये ब्लू कलर है वो चेंज होकर धीरे धीरे रेडिश में अपीयरेंस आने लगता है। दूसरे का रीजन हो गया। तीसरा, टेम्परेचर क्यों हुआ, क्योंकि स्पॉन्टेनियस हो रहा है, खुद ही हो रहा है। तो खुद होने की वजह से ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है। समझ आया, क्लियर आया। अब आपको बेसिकली इसमें दो तरीके की सेल पढ़नी है, चैप्टर में आपको बेसिकली दो तरीके की सेल पढ़नी है। सेल कल पढ़ा देंगे, ठीक है, खाली ओरली खाली सुन लो कि दोनों का पहले काम क्या है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन नाम में और काम में बहुत कंफ्यूजन रहती है। आपको जो इस चैप्टर में सेल पढ़ना है वो दो तरीके का सेल पढ़ना है। पहला आपको जो सेल पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
और दूसरा जो आपको सेल पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दो तरीके की आपको सेल पढ़नी है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही जब क्रिस्टल क्लियर रखोगे किस टॉपिक के अंदर किसको पढ़ना है तो क्लियरिटी रहेगी स्टार्टिंग से ही, नहीं तो फिर वो बीच में जाओगे तब नहीं समझ इसका टॉपिक किसमें कहाँ घुस गया। ये पीछे का टॉपिक है, भी ये इलेक्ट्रोलाइटिक पीछे आएगा, अभी स्टार्ट नहीं हो। अभी ये पूरा जो आधी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाचती है, नास्ट इक्वेशन वेशन, वो सब किसके अंडर में है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल में बेसिकली आपका होता क्या है, सिंपल याद रखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक उसी का उल्टा कर दो, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेकिंग, तोड़ने, डिकम्पोजिशन का काम करोगे। तो ज्यादातर किताबें डायरेक्ट यही कर देती हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से अगर केमिकल एनर्जी गए तो वो उसकी जिम्मेदारी कौन लिया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ आया, क्लियर हुआ। अब इनके कुछ नाम भी हैं, अलग से इनके नाम बोले जाते हैं। पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला नाम, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा नाम, इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। नाम याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, तीनों एक ही है। समझ आया, तीनों एक ही आदमी है। आयरन मैन और टोनी स्टार्क एक ही आदमी है। बाल गंगाधर तिलक नहीं, वो शक्तिमान में क्या नाम था उनका, गंगाधर तिलक, यही नाम था, गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक ही आदमी है। वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ये एक है। अब इसमें एक स्पेसिफिक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। ये यही पढ़ाया जाता है, ये डेनियल सेल आपको पढ़ाया जाता है। और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये वही है, नहीं। देखो, अच्छा अभी फिजिक्स में पढ़े थे कि सेल बनाने के लिए 2 रॉड की जरूरत पड़ती है। थोड़ा तो ये मैन्युफैक्चरिंग याद होगा, एक बीकर लिए थे, 2 रॉड लिए थे, एक नेगेटिव रॉड था, एक सोल्यूशन बीच में डाले थे ना, इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इमेजिन करो कि सेल बनाने के लिए आपको 2 रॉड तो चाहिए, जिसमें एक पॉजिटिव रॉड बनेगी और एक नेगेटिव रॉड बनेगी। तो अब उन दोनों रॉड, जो रॉड ले रहे हो वो किस मेटल का ले रहे हो। अगर सेल बनाने के लिए तुमने जिंक और कॉपर रॉड का यूज किया, आई रिपीट, अगर डेनियल सेल, अगर सेल बनाने के लिए जिंक और कॉपर रॉड सेल का यूज किया, कॉपर रॉड, जिंक और कॉपर रॉड का, तब उस सेल का नाम क्या हो जाएगा। अगर रॉड बदले तब वो डेनियल नहीं होगा, लेकिन वो गैल्वेनिक जरूर कहलाएगा, वो वोल्टेइक कहलाएगा, लेकिन वो डेनियल नहीं कहलाएगा। जैसे आप निकल और सिल्वर का भी बना सकते हो, निकल और सिल्वर का भी बना सकते हो, ठीक। आप निकल ले लो और आप सिल्वर ले लो, इन दोनों रॉड का भी आप सेल बना सकते हो, लेकिन वो डेनियल सेल का एग्जांपल नहीं होगा। डेनियल सेल फिक्स है स्पेसिफिकली सिर्फ इनके लिए, जब रॉड किसकी रहेगी, जिंक और कॉपर की। तो ये थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन होती है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल। वो पेपर में जाओगे यही पूछेगा, डेनियल सेल और वोल्टेइक सेल में क्या डिफरेंस है, क्या पता नहीं, दोनों तो एक ही होता है, एक ही पढ़ाया गया था। तो याद रखना, इलेक्ट्रो, गैल्वेनिक, वोल्टिक सब एक है। डेनियल तब बोलोगे जब रॉड आपका जिंक और कॉपर का होगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया क्या करना है इसमें। बाकी इलेक्ट्रो, ये स्पॉन्टेनियस होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो इसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, या इसका डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, क्योंकि 0 से नीचे जाओगे तभी तो नेगेटिव पाओगे। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो आप एक दिमाग में एक आइडिया अपना रखिएगा कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। तो क्लियर रहेगा तो हो जाएगा। देखो कल वाले में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दिए थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बेसिक बता दिया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन होना। ये एक चीज़ बता दिए थे। ऊपर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताए थे कि अगर आपके पास, आप ही बताएंगे इसका आंसर, अगर आपके पास न्यूट्रल है और न्यूट्रल से अगर आप चार्ज हुए हैं तो क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन,
ऑक्सीडेशन। हाँ हाँ, कौन सा चार्ज? तो अगर न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, न्यूट्रल से स्पीसीज आपकी पॉजिटिव चार्ज बनी होगी, तो वहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ होगा? तो वहां ऑक्सीडेशन होगा। सेम काम आप अगर दूसरे में जाते हैं कि आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज है, जैसे न्यूट्रल एग्जांपल ले लो इसका। न्यूट्रल में आपके पास सोडियम था, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम +1 में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये चार्ज स्पीसीज है। सेम ऐसे ही आपके पास दूसरा आएगा, दूसरे में भी क्या हो सकता है कि आप न्यूट्रल स्पीसीज, आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज हो और वो न्यूट्रल स्पीसीज कन्वर्ट हो जा रही हो किसमें? नेगेटिव चार्ज में। तो अगर न्यूट्रल स्पीसीज नेगेटिव में हो रही होगी तो वहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। जैसे मान लो आपके पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl। तो Cl न्यूट्रल है, Cl माइनस निगेटिवली चार्ज हो गया, तो न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करके किया तो रिडक्शन हो गया। एक तीसरा इसमें और था, तीसरा का और क्या था? एक कि चार्ज से चार्ज ही जाएगा, मतलब पहले से चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और फिर चार्ज से वो, और मतलब नेगेटिव चार्ज से वो नेगेटिव चार्ज ही हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें भी क्या कहलाएगा? वो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक, इसका एग्जांपल देखो, जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन तुमने दे चुका था और तुम एक इलेक्ट्रॉन उसको फिर से दे दिए, तो वो किसने इलेक्ट्रॉन लेके कितने में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन 2- में। तो पहले भी चार्ज था नेगेटिव चार्ज, बाद में इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी फिर वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस कंडीशन में भी वहां कौन सा प्रोसेस हुआ? रिडक्शन। यानी रिडक्शन पहचानना हो तो दो प्रोसेस है कि अगर कोई भी स्पीसीज न्यूट्रल से नेगेटिव जा रही होगी तब भी रिडक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में ही जा रही होगी तब भी रिडक्शन, और अगर न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज जा रही होगी तो ऑक्सीडेशन। मैं इस बात पर क्यों प्रेशर दे रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ? मेरे बोलने के पीछे का कारण है क्योंकि जब नस्ट इक्वेशन और E0 सेल निकालोगे तो वहां पहचानने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहां आपको IUPAC ने कहा है कि सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी जाती है, बट क्वेश्चन में वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए होंगे। तो आपको कन्वर्ट करके पता करना होगा पहले कि न्यूट्रल से किसमें कौन जा रहा है, किसमें कौन सा प्रोसेस। तो न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज हुआ है अगर, तो ऑक्सीडेशन हो गया। न्यूट्रल से अगर नेगेटिव चार्ज हुआ है तो रिडक्शन हुआ है, और अगर नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज हुआ है तो वहां क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, कहीं इसको नोट कर लेना। हाँ ठीक है, तो ये समझ गए ना, क्लियर हो गया, इसको लिख लेना। अब उसके बाद आपको बताए थे दो तरीके के सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक। दूसरा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसका जो डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी वो नेगेटिव आता है, और अगर डेल्टा G नेगेटिव आ गया तो वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। रटवाए थे कि डेल्टा G की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा G की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये सारी चीज़ें याद रखो तब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया था आपका कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या था? गैल्वेनिक सेल था, या उसी को हम क्या बोलते थे? वोल्टेइक सेल बोलते। तो तीन नाम है उसका, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, या तो गैल्वेनिक सेल बोलो, या तो वोल्टेइक सेल बोलो। अब इसके अंदर आते हैं टाइप्स। जैसे सेल आपने बोला तो आपको इतना तो पता है ना कि सेल कैसे बनता है। एक कंटेनर होता है, उसमें आपको सोल्यूशन डालते हैं और आप उसमें दो रॉड डालते हैं, जिसमें एक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और एक रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो मेक श्योर है कि आपको सेल बनाने के लिए कम से कम आपको दो रॉड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अपना सेल बनाने के लिए जिंक रॉड और कॉपर रॉड का यूज किया होगा तो सेल का एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डेनियल सेल। तो थोड़ा क्लियर रखना कि डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक और वोल्टेइक ये तीनों एक दूसरे के नाम हैं। और डेनियल सेल आप तब बोलते हैं जब आपके सेल के अंदर रॉड, कॉपर और जिंक की होती है। तो स्पेसिफिकली हाँ, उसके अलावा भी आप यूज कर सकते हो, आप निकल और सिल्वर भी यूज कर सकते हो, आप कॉपर और लेड भी, क्रोमियम और लेड भी यूज कर सकते हो। तो कोई डिफरेंस नहीं, आप कर सकते हो यूज, बट ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो जिंक और
कॉपर यूज़ किया। और हमारे गैल्वेनिक सेल या हमारे वोल्टेइक सेल में जो यूज़ किया गया है, या हमारा डेनियल सेल में जो यूज़ किया गया है, वो कौन सा यूज़ किया है? जिंक और कॉपर। बाकी जो किसी का भी सेल बनाओगे, जो सब में प्रोसेस है वो सब में सेम होता है। अब आप कुत्तों का ही ले लो, तो चाहे वो रोड साइड कुत्ता हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे बुलडॉग हो, कहलाएगा वो क्या? कुत्ता ही। और उसके इंटरनल सबका क्या होगा? सेम ही होगा। वो इंटरनल थोड़ी बदलेगा, वो खाली उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। तो आपसे अगर सेल कहा जा रहा है, तो अब सेल चाहे एवरेडी का हो, चाहे निप्पो का हो, चाहे ड्यूरासेल का हो, कंपनी अलग अलग, लेकिन सेल बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो सबकी क्या रहेंगी? सबको 2 रॉड लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक आपको बीकर सोल्यूशन लेना, तो बेसिक नेसेसिटी सबकी सेम ही रहती है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्या है? डेनियल सेल है। तो डेनियल सेल क्या होता है, कैसे बना, क्या रीज़न है, उसको कर लो, क्योंकि हो सकता हो क्रॉस क्वेश्चन। देखो ऐसा नहीं है कि तुमको पेपर में डेनियल सेल आएगा, हो सकता हो आ भी जाए, बट मेरी चांस जहाँ तक मुझे लगता है डेनियल सेल नहीं पूछेंगे, फिगर नहीं पूरा पूछेंगे, लेकिन डेनियल सेल के अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसीलिए आपको फिगर ध्यान से पहले पढ़े रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो डेनियल सेल बनाने के लिए आप सेपरेटली पहले 2 बीकर बनाइए। और कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो ध्यान से रखो, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस एक बीकर में आप एक सोल्यूशन रखो, और इस बीकर में जो आप सोल्यूशन रखोगे वो रखोगे जिंक सल्फेट का, और इस बीकर में जो आप रखोगे वो आप रखोगे कॉपर सल्फेट का। तो इस बीकर में जो सोल्यूशन हो गया वो हो गया आपका कॉपर सल्फेट। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखवाई नहीं जा सकती हैं, बट आप अंडरस्टूड रखिएगा। जिंक सल्फेट इज ए सॉल्ट है ये। मैंने कहा था नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अगर किसी भी मेटल के साथ मिलते हैं तो उसको हम सॉल्ट कहते हैं, एक्सेप्ट ये सब किसके साथ ना मिले? हाइड्रोजन के साथ। अगर ये लोग हाइड्रोजन के साथ, सोचो यही सल्फेट जिंक के साथ है, जिंक एक मेटल होता है तो सॉल्ट बन गया। यही सल्फेट अगर हाइड्रोजन के साथ होता तो अभी एसिड नहीं बन जाता, H2SO4 बन जाता है वो। तो याद रखो, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग अगर किसी भी मेटल के साथ हैं, तो आप उसको एज अ क्या कंसिडर करोगे? सॉल्ट करोगे। और सॉल्ट की एक बड़ी बुरी आदत होती है कि वो अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है, तुरंत अपने आयन में वो टूट जाता है। तो सॉल्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का अलग से आप कह सकते हो? डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी बहुत तेज होती है। और इसीलिए जितने भी सॉल्ट होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर दिए गए हैं 2 पार्ट में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो जो डिसोसिएट हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जो डिसोसिएट नहीं हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद है ना, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये लोग पानी में टूटते नहीं है, इसीलिए कैसे हैं? सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और ये लोग MgCl2, AlCl3, NaCl, ZnSO, ये सब पानी में टूट जाएंगे, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो जिंक सल्फेट टूट जाता है। अब जिंक सल्फेट जब टूटेगा, तो ये टूटेगा किसमें? Zn+2 और SO4 2- में, ये इसमें टूट जाएगा। कॉपर सल्फेट भी टूट जाएगा, तो कॉपर सल्फेट टूटेगा, कॉपर +2 और सल्फेट 2-, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट था। पहला स्टेप क्लियर हो गया, ये था। दूसरा, जिस बीकर में जिसका सल्यूशन पड़ा होगा उसी का रॉड पड़ेगा। अगर जिंक सल्फेट है तो इसमें रॉड भी जिंक की ही पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। सेल बनाते समय ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? जिस बीकर में जो सॉल्यूशन पड़ा होगा उसी का रॉड पड़ेगा। इसमें कॉपर सल्फेट है तो इसमें जो रॉड पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? कॉपर का पड़ेगा। तो ये जो रॉड है ये है आपकी जिंक की रॉड, और ये जो रॉड है ये आपकी है कॉपर की रॉड। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक। अब क्या करना है, दोनों रॉड को एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट कर दो और बीच में एक डिवाइस लगा दो, डेट इज कॉल्ड एमीटर। इसको यहां लगा दो। तुम गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, ठीक, दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिजिक्स में 3 डिवाइस आती है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों किस लिए लगाते हैं? क्या डिफरेंस है तीनों में? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी, क्योंकि पिछले साल पढ़ाए थे ये, तो हम पढ़ाए थे तो बताए तब भी, क्योंकि हम तुमको याद आ जाता ना कि हम क्या पढ़ाए थे पहले।
वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना होगा तो वोल्ट मीटर आप लगाएंगे, ठीक। दूसरा, किसी भी सर्किट के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना होगा तो एमीटर आप लगाएंगे। किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब सिर्फ पता करना है कि है या नहीं है, तो उसके लिए आप गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनो की सेंसिटिविटी एमीटर से ज्यादा तेज होती है। मतलब गैल्वेनो 1 एम्पियर से नीचे मेजर नहीं कर पाएगा, उसकी पावर फिक्स है, किससे नीचे नहीं कर पाएंगे, लेकिन गैल्वेनो इससे भी नीचे मेजर कर ले जाता है। तो ज्यादातर जो हम कोशिश करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेरिमेंट करते समय, वो हम कहाँ क्या लगाते हैं, वहाँ गैल्वेनो नहीं लगाते हैं, क्योंकि गैल्वेनो छोटी से छोटी करंट भी क्या कर लेती है, वो बता देगी कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट कितना फ्लो हो रहा है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। तो एमीटर लगा लो या गैल्वेनोमीटर लगा लो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बताना करंट ये कितना फ्लो हो रहा है। तो ये लगा दिया, क्लियर हो गया। अब इसमें देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, जो हम लोग पढ़ा देते हैं और बता देते हैं, हम लोग पढ़ा और बता ये देते हैं कि इसमें जो जिंक वाली रॉड है, जो जिंक वाली रॉड है, इस वाले बीकर में होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में आप ये रखो अभी कि जो जिंक वाला बीकर है इसमें, तो अच्छा रॉड पूरा किसका बना है, जिंक का, और इस जिंक वाले रॉड वाली इस वाली बीकर में कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो रॉड से ही तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अच्छा जिंक किस फॉर्म में है, अपने सॉलिड फॉर्म में है, रॉड में है ना, और ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक किस में चेंज होगा, +2 में। और +2 कल ही बताया था कि +2 अगर आयन फॉर्म में आया तो इसको क्या चाहिए, ये क्या खोजेगा तुरंत, लिक्विड, पानी, एक्वस खोजेगा ये, तो तुरंत इसके नीचे यहाँ क्या लिखोगे, एक्वस, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब ध्यान से देखो कि यहां पर तुमने कौन सा प्रोसेस करवाया है, ऑक्सीडेशन करवाया है। तो अब इस रॉड का जो जिंक प्लस होगा, इस रॉड का धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर क्या आता जाएगा, Zn+ आता जाएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक का रॉड है वो धीरे धीरे किस फॉर्म में आता जाएगा, Zn+2, और इलेक्ट्रॉन तो इसी रॉड पर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई Zn+ बाहर चला आया तो पीछे क्या छोड़ के आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली जो रॉड होती है, ये रॉड कैसी चार्ज हो जाती है, कैसी चार्ज हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है, क्योंकि सारा Zn+ सॉल्यूशन में आ गया और रॉड पर क्या छूट गया, सारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर छूट गया तो सारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। और इसको बोलते हैं क्या, एनोड। इस रॉड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक, समझ आया, क्लियर हुआ। अब अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है तो डैम चौरा इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि जनरली जो सेल्स होती हैं उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो अगर इस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरे बीकर में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसमें हो रहा होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो जो सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट है वो टूट गया किसमें, कॉपर +2 और सल्फेट। कॉपर +2 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो रॉड पर का इलेक्ट्रॉन है, ये इसी तार से फ्लो होने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी से फ्लो होने लगेगा और रॉड के पास पहुंचेगा। तो जो सॉल्यूशन के अंदर का कॉपर +2 है उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो किसकी तरफ भागेगा, किसकी तरफ जाएगा, वो रॉड की तरफ। तो कॉपर +2 जो कि एक्वस में था वो रॉड की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। कितना चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर सॉलिड में। समझ आया, ये क्लियर हुआ। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, हे इसमें का जो रॉड है, ये जो जिंक वाली रॉड है, इसमें का जिंक तो धीरे धीरे किसमें आ रहा है, सॉल्यूशन में। तो जिंक की रॉड धीरे 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 पतली होती जाएगी और सॉल्यूशन का कॉपर रॉड इस पे आ रहा है धीरे धीरे, तो ये धीरे 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 धीरे, तो इसका रॉड थिन होता जाएगा। और ये वाला रॉड जिस समय ये अपने मिनिमम पर पहुंच चुकेगा, ये अब नहीं कर सकते, तो जब ये खत्म हो जाएगा, तो अगर ये खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक जाएगा, तो फिर उसी समय आप क्या कह देते हैं कि सेल खत्म हो गया, अब चल नहीं रहा है सेल। तो क्योंकि जितना करा सकता था वो करा दिया, एक मैक्स तक पहुंचने के बाद ना ये ज्यादा थिक हो सकता है और ना ये ज्यादा ये थिन हो सकता है। ये समझ में आया क्या हुआ। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और,
इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ गया। अच्छा, जिंक वाले रॉड को, हाँ एक चीज और, अच्छा इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कॉपर +2 इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉपर +2। तो हम ऐसा इसकी रिस्पेक्ट में मानते हैं कि अगर ये वाला रॉड नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला रॉड कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई आपसे पूछेगा क्यों, तो आप ये बोलेंगे कि इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज रॉड पे आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। और ये पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड को, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बात आ गई समझ में। अब हमको ये बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है ना उसके उल्टा क्या फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो हो जाएगा। तो जो करंट आई है वो किधर से किधर फ्लो होगा, कैथोड टू। ये पहला क्वेश्चन है आपका गैल्वेनिक का, पूछेंगे आपसे कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है, या किस गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल में करंट किधर फ्लो होता है। तो एनोड से कैथोड क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड से एनोड क्या जाएगा, समझ आया। पहला क्वेश्चन जो है वो आप याद रखिएगा। दूसरा, अरे पहचानोगे कैसे, एक बड़ी दिक्कत इसमें ये भी रहती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि किस बीकर में क्या हो रहा है। तो देखो ये बीकर किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो इस बीकर को याद करने का तरीका एल से हो गया ये लेफ्ट, ठीक। दूसरा, इस बीकर में हो क्या रहा है, तो ओ से ऑक्सीडेशन, मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। इस रॉड का नाम क्या है, एनोड, ये हो गया ए एन। कौन सा चार्ज है ये, तो ये हो गया नेगेटिव। सबका पहला लेटर उठा लो, एल ओ ए एन। एक याद कर लो खाली, उसका रिवर्स कर देना उधर। अगर ये लेफ्ट हाफ सेल है, लेफ्ट हाफ सेल है तो वो क्या कहलाएगा, राइट हाफ सेल। अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन हो रहा है। अगर ये एनोड है तो वो, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो वो। क्लियर हो गया, याद करने तरीका। बाकी ये नाम वाम याद रखना, थोड़ा सा क्लियर रखना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब इसमें एक सवाल ये फंसता है, हमें पता कैसे चलेगा किसमें ऑक्सीडेशन कराना है और किसमें। भाई टीचर ने कहा ना, आपको पूछना चाहिए तुरंत कि आपने कहा इस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बीकर में रिडक्शन हो रहा है, क्यों इस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बीकर में क्यों नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्यों रिडक्शन हो रहा है, पूछना चाहिए ना। आपको कैसे पता है। अगर हम आपको, जैसे आपने कहा ना कि आप क्रोमियम, निकल और सिल्वर का भी बना सकते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिल्वर, एक बीकर में सिल्वर डालो और एक बीकर में आप लेड डालो या निकल डालो, सिल्वर या निकल डाल दो, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि किस बीकर में ऑक्सीडेशन करवाना है और किस बीकर में। इसका तो रट लिए। लेकिन रैंडम क्वेश्चन अगर उठ गया पेपर में कि दो सेल हैं, मतलब दो सेल हैं और उस सेल में ये रॉड पड़ा है, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि इस वाले रॉड के लिए ये करना है, ये करना है। क्रॉस सेक्शन उठा ना, कैसे पता करोगे। तब उसके लिए आपसे जनरली ये कहा जाएगा कि इसके लिए एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैल्यू आती है आगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो। तो इसका मतलब है कि इन सब की, हर रॉड की, हर एलिमेंट की अपनी अपनी वैल्यू है, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम पर अभी पढ़ेंगे आगे। तो हर रॉड के पास अपनी अपनी वैल्यू प्रेजेंट है। आप उस चार्ट में जब देखेंगे तो जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए जिंक का रॉड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और कॉपर के रॉड का क्या ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए कॉपर का रॉड क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। समझ आया। लेकिन अभी भी सवाल वही अटका है, क्यों? हमें पता कैसे चलेगा, हमें याद थोड़ी ना रहेगा डाटा कि इसका, हम सबका तो डाटा याद नहीं कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, इसका रिडक्शन ज़्यादा, हम कैसे पता करेंगे किसका ज़्यादा है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा ट्रिक दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। जिन दो लोगों में कंफ्यूजन होगी कि इन दोनों में से कौन सा वाला करेगा,
कौन सा वाला ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा वाला रिडक्शन। तो सिंपली जो मेटल स्ट्रांग होगा, आई रिपीट, जो मेटल स्ट्रांग होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा और जो मेटल वीक होगा वो रिडक्शन करेगा। ये रट लो काम वर्क का। ना किसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू काम लगेगी और ना अभी रिडक्शन, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको वैल्यू पता नहीं है। तो आप सब किनारे साइड रखिए, आप रैंडम याद रखिए कि जो मेटल स्ट्रांग होगा। अब अगर ये ना पता कर पाओ कि कौन सा मेटल स्ट्रांग है तो फिर चलो प्राइमरी लेकर डूमरो। फिर 9-10 में पढ़ाया जाता है कि कौन सा मेटल स्ट्रांग है और कौन सा मेटल वीक है। अच्छा अब समझो, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ऐसे नहीं ट्रिक बना दी गई है। आपको पढ़ाया गया होगा मेटल और नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। एक होता है मेटल, एक होता है स्ट्रॉन्ग मेटल। क्या डिफरेंस है दोनों में? मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन जो वो है स्ट्रॉन्ग मेटल वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं लूज करेगा। अरे वो मतलब बहुत और जल्दी लूज करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। जो मेटल होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, और स्ट्रॉन्ग मेटल वो होते हैं जो जितना जल्दी। अब हमको बताओ, फ्रांसियम स्ट्रॉन्ग मेटल है कि सोडियम स्ट्रॉन्ग मेटल? फ्रांसियम इज स्ट्रॉन्ग मेटल बट सोडियम इज रिएक्टिव मेटल। फर्क है दोनों क्वेश्चन में। आपसे पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा है? फ्रांसियम। आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो जेफ घटेगा, और जेफ घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम लगेगा। भाई जितनी बड़ी साइज रखोगे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना, तो जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल ले गया वो कंसीडर उतना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। तो जिंक और कॉपर में से स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा होता है? जिंक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है कंपैरिजन टू कॉपर। इसीलिए जिंक, तो देखो दोनों के सामने रसगुल्ला रखा जाएगा, रसगुल्ला दोनों के सामने रखा जाएगा। अब कौन कितने जल्दी दौड़ के ले लिया, जो ज्यादा एक्टिव होगा वो जल्दी उठा लेगा। तो जिंक और कॉपर दोनों के सामने अप, क्योंकि कॉपर भी, भाई आपसे आपको एक सवाल पूछना चाहिए था, कॉपर भी तो मेटल है, तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे कर रहा है? ये मेटल की टेंडेंसी तो लूज करने की होती है। वाइवा में बनेगा कि नहीं क्वेश्चन? पूछा जाएगा, या आपके थ्योरी में पूछा जाएगा कि इन डेनियल सेल व्हेन कॉपर, व्हाई कॉपर गेन्स इलेक्ट्रॉन इन डेनियल सेल वेदर इट इज अ मेटल। कॉपर, डेनियल सेल में कॉपर जो है वो मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन क्यों कर रहा है, जबकि वो तो मेटल है, वो कर रहा है। तो उसको गेन वो कर नहीं रहा है, उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है। करवा कौन रहा है? दोनों मेटल हैं, दोनों के सामने अपॉर्चुनिटी रखी गई कि दोनों को इलेक्ट्रॉन, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके वो बढ़ गया आगे, और बेचारा जब तक ये लूज करता तब तक ये लूज कर चुका था। तो अगर एक लूज करके बैठ गया, ऑक्सीडेशन कर चुका, तो मजबूरी में अब इसको क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। इसी को तुम किसी और के साथ लगा दो। अभी अगर जिसके से, जैसे इसी को कॉपर को सिल्वर के साथ लगा दो, तो सिल्वर स्ट्रांग होता, सिल्वर वीक होता है कॉपर, मतलब कॉपर और सिल्वर में स्ट्रांग मेटल कौन है? कॉपर। तो कॉपर क्या करने लगेगा? ऑक्सीडेशन। और सिल्वर क्या करने लगेगा? रिडक्शन। तो जो स्ट्रांग होगा मेटल वो कौन सा प्रोसेस करेगा, और जो वीक होगा वो क्या करेगा? और एक बात हमेशा याद कर लो, रिडक्शन वो अपने मन से नहीं करता है, रिडक्शन उसको करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला क्या कर चुका होता है, तो मजबूरी में उसको करना पड़ता है रिडक्शन। ठीक है, ध्यान में समझ में आया? क्लियर हुआ जो बन सकता था इसमें? क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक। अब देखो ये तो हो गया गैल्वेनिक सेल। अब इसमें मस्त हमने बनाया, रॉड वॉड डाल के हमने बनाया। यहाँ एमीटर हमने लगाया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया करंट फ्लो हो रही थी। कुछ देर के बाद फ्लो ही रुक गया और एमीटर एकदम बीच में आ गया। जैसे एमीटर क्या है कि एमीटर सेंटर में एक आपका ऐसे खूंटी खड़ी रहेगी, तो जिधर करंट फ्लो होगा उधर खूंटी घूम जाएगी। जैसे करंट इधर जाएगा तो खूंटी इधर चली जाएगी। अब कभी लेबोरेटरी में जाने का मौका मिलेगा, मिलता है नहीं, कभी कभी मिलेगा तो देखना, उसमें एमीटर जिधर करंट जाएगा खूंटी उधर ही घूमती है। तो अगर, और रीडिंग दोनों तरफ बराबर रहती है, तो अगर करंट इधर जाएगा तो खूंटी इधर घूमेगी, करंट इधर जाएगा तो करंट इधर रहेगा और खूंटी इधर है। तो हमने देखा कुछ देर तक ये खूंटी ऐसी थी, कुछ देर के बाद ये वापस स्ट्रेट हो गई। हे, वापस स्ट्रेट होने का मतलब है करंट का फ्लो कुछ देर के बाद क्या हो गया? तो ऐसा क्या हो गया कि बंद हो गया? अभी तो बढ़िया चल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि बंद इसीलिए होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो ही तो करंट बनाता है, फिजिक्स में पढ़े हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुका कहां और कैसे रुक गया। तो अब इसके पीछे कैसे, अब इसके पीछे समझो, पहले ध्यान समझो ये कि इस रॉड का सारा जो था, बेसिकली इस रॉड का जो जिंक था वो सारा का सारा सॉल्यूशन में आता चला गया। रॉड कैसा चार्ज हो गया? तो अगर रॉड नेगेटिव चार्ज हो गया तो इस रॉड के अंदर, सॉरी इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक के आने से पहले, इसके आने से पहले क्या यही दोनों प्रेजेंट थे? यही दोनों थे, सॉल्यूशन ही तो टूटा था। लेकिन जब रॉड वाला भी जिंक आने लगा तो क्या Zn प्लस का अमाउंट बढ़ने लगा कि नहीं धीरे धीरे? लेकिन SO4 तो वो तो कांस्टेंट ही है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में Zn प्लस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है कि नहीं? समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? सॉल्यूशन के अंदर ये रखे थे, ये टूटा Zn प्लस और SO4 माइनस में, तो सिर्फ यही तो था। लेकिन कुछ देर के बाद रॉड का भी तो Zn सॉल्यूशन में ही आने लगा, तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? तो इसका तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका तो कंसंट्रेशन अभी भी। तो ये वाला जो बीकर है, ये पूरा बीकर कैसा चार्ज होता जाए, बीकर के अंदर चार्ज कैसा होता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। समझ आया? अब जरा पड़ोसी पाओगे तो बीकर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जब कॉपर सल्फेट टूटा तो कॉपर +2 और SO4 2-। अच्छा, सॉल्यूशन का कॉपर भाग जा रहा है कहां? तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? तो इसका अमाउंट कम नहीं हो जा रहा है, तो इसका अमाउंट कम होगा तो धीरे धीरे किसका अमाउंट फिर रेस्पेक्टिवली बढ़ेगा? तो SO4। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये नेगेटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा बीकर, ये पूरा बीकर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पूरा बीकर। पहला प्रॉब्लम, मतलब पहला पॉइंट समझ में आया। अब होगा क्या, इस रॉड, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था ये इसी रॉड का तो जा रहा था, ठीक। लेकिन इमेजिन करो अगर इस रॉड के इलेक्ट्रॉन को हम रोक दे जाने से तो करंट रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? अब सोचो, सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ गया है और रॉड पे कौन सा चार्ज है? तो कॉमन सेंस लगाओ, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, रॉड नेगेटिव चार्ज है। यहां से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा वो? सॉल्यूशन ही पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके रखेगा? खींच के रखेगा कि नहीं रखेगा? क्योंकि सॉल्यूशन कैसा चार्ज है और रॉड पे कैसा चार्ज है? तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में एक, तो यहां का इलेक्ट्रॉन खिसक पाएगा? नहीं खिसक पाएगा। यहां तुम्हारे घर पे, यहां पे पहले मम्मी पापा थे जो तुमको रोक रहे थे, अब उसके बाद रिश्तेदार बढ़ते जा रहे हैं, अब तुम यही रॉड पे बैठे हो, तो पहले मम्मी पापा थे, अब तुम्हारे रिश्तेदार बढ़ते जा रहे हैं, तो तुमको यहां से हिलने की इजाजत। तो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया, रॉड नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कौन कर लेगा? सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और फ्लो रुका तो उसके अपोजिट में फिर और करंट कैसे आएगा? तो कुल मिला के प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, और वो फ्लो आ रही है सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज होने में और सॉल्यूशन के। अगर हम किसी भी तरीके से इसका पॉजिटिव चार्ज हटवा दें और इसका नेगेटिव चार्ज हटवा दें और इनको वापस से न्यूट्रल कर दें, तो वापस न्यूट्रल होते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? दूसरा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने के से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। पढ़े हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव आता है तभी तो, अरे पॉजिटिव नेगेटिव पे ही तो बैटरी बनती है, उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल उसका। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब बनेगा अलग अलग बीकर में तो एक पोटेंशियल नहीं क्रिएट हो जाएगा? ये एक जंक्शन होता है, ये एक दूसरा जंक्शन होता है, दोनों जंक्शन के बीच में क्या क्रिएट हो गया? एक पोटेंशियल। तो इसी को क्या बोलते हैं? इट क्रिएट्स जंक्शन पोटेंशियल। तो इसमें एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, इसी वजह से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब आपको किसी भी तरीके से इनका ये प्लस माइनस कम करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से प्लस माइनस आप कम करिए। तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया और सॉल्यूशन निकला सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा होता है जो दोनों बीकर को कनेक्ट करेगा, और ये जो प्रॉब्लम थी कि इस बीकर में Zn प्लस बढ़ता जा रहा है और इस बीकर में सल्फेट बढ़ता जा रहा है, उसको वो न्यूट्रल कर देगा। समझ आया? क्लियर हुआ? अब क्या कैसे क्या करना है देखो, चलो ये मिटा दे रहे हैं। अब देखो, सॉल्ट ब्रिज जो होता है एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है ग्लास की, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है ग्लास। आपको करना क्या है, दोनों बीकर को आपस में पहले कनेक्ट करो। तो इस बीकर से
इस बीकर में ऐसे और इस बीकर से ऐसे, ये जो होता है दिस इज नोन एज इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास, दिस इज नोन एज सॉल्ट। अब इसके पीछे एक रीजन है, नाम क्यों पड़ा, ब्रिज का काम क्या होता है, जोड़ना। तो दोनों बीकर को क्या कर रहा है, वो सॉल्ट है, इसका मतलब अभी डैम श्योर इसमें भरोगे क्या, सॉल्ट ही भरना है इसमें। लेकिन ऐसे अरे गहरे किसी भी सॉल्ट को नहीं भर देना है, उसके पीछे भी लॉजिक है कि किसको भरना है। तो इसमें वही सॉल्ट जाएगा जिसका नेचर इनर्ट होगा, मतलब जो किसी और के साथ रिएक्ट ना करे, और दूसरा जिसकी मोबिलिटी बहुत तेज हो। मोबिलिटी का मतलब है फ्लो होने की, मतलब जहां प्रॉब्लम आया हम वहां तुरंत पहुंच गए, प्रॉब्लम आने से पहले ही, बस आने ही वाली थी और हम पहुंच गए, सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम। तो जिस सॉल्ट की मोबिलिटी तेज होगी और जो सॉल्ट इनर्ट होगा वही इसमें भरा जाएगा। क्लियर हुआ। अभी बड़ा क्वेश्चन फंसता है, ये बताओ इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इसमें सॉल्ट भरोगे तो दोनों तरफ से बह नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली जब बहोगे तो बह नहीं जाएगा, वो दोनों तरफ से बह जाएगा नहीं बह जाएगा। तो ऐसे नहीं इन्वर्टेड में ऐसे सोल्यूशन लिया और इसमें डाल दिया। उसके लिए आपको बेसिकली अगर मी पाउडर चाहिए, अगर पाउडर सेमी लिक्विड पेस्ट होता है वो, तो पहले उस अगर पाउडर को सेमी लिक्विड पेस्ट बना के पहले इसके अंदर भर दीजिए। तो जब भर दोगे इसके अंदर तो वो जेली लाइक होता है, तो वो गिरेगा नहीं, वो गिरने नहीं दे। फिर उसके अंदर अपना सॉल्ट भर दो, तो सॉल्ट जब भर दोगे तो उसको गिरने नहीं देगा। तो ये पूछा जाएगा कि किस कैसे भरते हैं, ठीक है। तो अगर का पाउडर इसमें आप भर दीजिए जो कि सेमी लिक्विड स्टेट में रहता है, जो कि इसके अंदर जो भी भरोगे वो उसको गिरने नहीं देगा। समझ आया। दूसरा, अब इसमें भरोगे किसको, जैसे आप इसमें KCl भर सकते हो, आप इसमें KNO3 भी भर सकते हो, या इसमें आप K2SO4 भी भर सकते हो। ये सब इनर्ट होते हैं और बड़ी तेज रिएक्ट करते हैं। हाँ, ये Cl वाला जो है KCl, ये सिल्वर के साथ मत यूज करना। जब सिल्वर रॉड, जैसे आपके पास रॉड कौन सी है, जिंक और कॉपर की, सिल्वर होगा तो यूज मत करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर सिल्वर होगा तो यूज मत करना। इसके पीछे लॉजिक है, कारण है, वो अभी बताएंगे आगे, बट थोड़ा ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट में क्लोरीन है, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट में अगर क्लोरीन है तो थोड़ा सा रुक जाना, पहले चेक कर लेना रॉड कौन सी है। अगर दोनों रॉड में से एक भी रॉड सिल्वर की हुई तो वहां क्लोरीन वाला मत डालना। देखो जैसे KCl है तो इसमें Cl है, तो ये KCl या जिसमें Cl होगा वो रुक के चेक कर लेना। अगर ऐसे जिंक का है, कॉपर का है, तब बिंदास डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। KNO3 बिंदास डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुमने KCl यूज कर लिया और उसमें एक रॉड सिल्वर की ठहर गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो आगे, वो आपको दिक्कत करेगा। अभी क्या दिक्कत करेगा वो बताएंगे हम। उससे पहले देखो, अगर तुमने KCl यूज किया तो KCl तुरंत टूटेगा K+ और अगर तुमने KNO3 यूज किया तो ये तुरंत टूटेगा K+ और NO3-। अगर तुमने K2SO4 यूज किया तो ये तुरंत टूटेगा 2K+1 और SO4। अब देखो होता क्या, तुमने इसमें इमेजिन कर लो तुमने K+, इसमें KCl डाला तो K+ और Cl-। इस बीकर में कौन सा चार्ज बढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था। तो इसमें जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कौन सा चार्ज कर सकता है, नेगेटिव। तो KCl के अंदर का कौन सा पार्ट है, Cl दौड़ के पहुंचेगा तुरंत किसके पास, इस वाले बीकर पे। और इस वाले बीकर में ज्यादा कौन है, Zn। तो वो जो Cl है, ये जो Cl दौड़ के आया है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो Zn के साथ Cl रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। और ZnCl2 जो होता है वो एक तरीके का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक तरीके का सॉल्ट है। और सॉल्ट की बड़ी बुरी आदत होती है, तुरंत अपने आप को क्या कर लेगा, फिर डिसोसिएट, फिर तोड़ देगा ये। तो जब ये तोड़ेगा अपने आप को तो क्या बन जाएगा, Zn+2 और कितने Cl, एक Zn के ऊपर कितने चार्ज थे, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक पहुंचा, वापस कंबाइन हुआ। और जब वो टूटा तो एक, अब उसी दो को बैलेंस करने के लिए, तो जो Zn बढ़ा होगा उसको बैलेंस करने के लिए Cl
बढ़ नहीं गया, तो Cl के आने से धीरे 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 इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये इधर से कम होगा और K किधर भागेगा, ये इसके माइनस को कम करने पहुंचेगा। अब इधर कौन बढ़ा था, इस बीकर में कौन बढ़ा था, SO4, तो K प्लस SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, फिर वही इलेक्ट्रोलाइट है, बकायदा तोड़ेगा भरने से ये भी, तो फिर ये टूट जाएगा 2K प्लस, तो 2K प्लस अब एक SO4 को बैलेंस करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे इस बीकर का नेगेटिव कम होगा, धीरे धीरे इस बीकर का पॉजिटिव कम होगा, और जैसे इस बीकर का दोनों का कम होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से स्टार्ट होने लगेगा। समझ आया। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला यूज, इट हेल्प्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। इस बीकर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था, इस बीकर में नेगेटिव चार्ज बढ़ा था, तो दोनों बीकर में बढ़ने से एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। तो सॉल्ट ब्रिज के यूज करने से वो पोटेंशियल धीरे 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 क्या होने लगेगा, कम। तो सॉल्ट ब्रिज का दूसरा काम, जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, वो कम करता है। ठीक। तीसरा, इस सर्किट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करके रखता है सॉल्ट ब्रिज। तो याद कर लेना, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पेपर में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 1, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ सर्किट ऑफ अ सेल, पहला फंक्शन। दूसरा, इट कंप्लीट्स द करंट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा देता है। और तीसरा, इट मेंटेन द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दोनों में जो जंक्शन पोटेंशियल बनता है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ आया। तो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन क्या है, ये समझ आया। ठीक। दूसरा, अब जैसे अलग से हेडिंग है पढ़ी है, समझ लो कि इसमें इस सॉल्ट ब्रिज में आप किसको भरोगे उसकी भी कंडीशन है। तो कंडीशन याद रखना कि सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट होने चाहिए, और दूसरे जिनकी मोबिलिटी का मतलब है भाई देखो, KCl जब टूटेगा तो K प्लस और दोनों आयंस का स्पीड ऑफ मोबिलिटी, दोनों आयंस के टहलने या दौड़ने की शक्ति एक जैसी है। इधर प्रॉब्लम, जैसे इधर प्रॉब्लम आया K दौड़ के भागे, इधर प्रॉब्लम आया Cl दौड़ के भागे। ये नहीं है कि प्रॉब्लम आया ठीक है आ रहे हैं, रुको धीरे धीरे, इतना धीरे करोगे तब तक सेल ही रुक जाएगा। तो इधर प्रॉब्लम आया नहीं और आपको तुरंत पहुंच जाना है, तो आपकी मोबिलिटी, कैटायन और एनायन की जो मोबिलिटी हो क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। Cl रिएक्ट तो किया, लेकिन क्या फायदा रिएक्ट करने का, टूट भी तो गया वापस। उधर K रिएक्ट तो किया लेकिन फिर वापस टूट गया कि नहीं टूट गया। तो इनर्ट होना चाहिए, अगर तुम किसी के साथ रिएक्शन कर भी रहे हो तो वापस टूट जाओ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ आया, क्लियर हुआ। जस्ट एन इमेजिन करो, अगर इसी जिंक रॉड की जगह अगर तुमने सिल्वर की रॉड यूज की होती, समझो तुमने यहाँ पे सेम लिया, KCl ही लिया और तुमने सिल्वर रॉड यूज कर लिया। तो अगर तुमने सिल्वर रॉड लिया होता तो उसको बैलेंस करने के लिए सेम है, कौन पहुंचता, पॉजिटिव को बैलेंस करने कौन पहुंचता, नेगेटिव पहुंचता। तो जब ये पहुंचता तो यहाँ क्या बन जाता, शायद क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा, AgCl इज ए वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT है। तो अरे ये बैठ जाएगा नीचे, तो ये तो नीचे ही बैठ गया, तो टूटेगा कैसे। अब ये तुमने जो Cl लेके आए उस Cl को वापस रिटर्न भी करना है। ये तो क्या तुम Cl लिए और बैठ गए लेके, तुम वापस कौन करेगा, तो वापस नहीं करोगे तो न्यूट्रलिटी, ये तो हम तुमको एडवांस में तुम्हारी मदद के लिए तुमको दिए, तो तुम तो उसी को लेके बैठ गए, समझे। तो लेके बैठना नहीं है, उसको वापस करना। अरे तुमको किराए दिए थे हम साइकिल, तुम तो उसको लेके ही बैठ गए। कार हम बारात लेके जा रहे हो तो सट्टे गाड़ी बांध के गए, घर लेके गए, वो गाड़ी रख ली तुम उसकी, ये थोड़ी ना, वो थोड़ी देर के लिए दिया था ना, अब तुम रख लिए बेचारा। अब AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो Cl Ag के साथ फिक्स नहीं हो गया, वाइट सॉलिड में नहीं चला गया, Cl निकलेगा कैसे, तो दिक्कत होगी। तो याद रखिएगा, अगर रॉड सिल्वर का होगा तो भूल कर भी इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्लोरीन वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोरीन है तो डैम जरूर सिल्वर के पास जाएगा और PPT बना देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा लीजिएगा जो आसानी से क्या हो सके, डिसोसिएट हो जाए। ठीक, समझ आ गया, क्लियर हो गया। ठीक, अब एक है, ये पूरा सेल था ये। अब इतना बड़ा सेल बार बार हम बना नहीं सकते हैं, तो हमको एक शॉर्ट फॉर्म देना पड़ेगा जो हम सेल को आसानी से क्या कर लें,
रिप्रेजेंट कर ले। तो इतना बड़ा हम सेल बार बार नहीं बना सकते हैं, तो कॉपी में शॉर्ट फॉर्म के लिए हम सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे आओ और पहले चेक करो रिएक्शन हुई क्या थी एक्चुअली। इस जिंक वाले में क्या हुआ था, जिंक वाले बीकर में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। और ऑक्सीडेशन हुआ था तो क्या हुआ था, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हुआ था किसमें, जिंक +2। अब यहीं से सब कुछ आ रहा है आपका, ध्यान से एकदम आंख खोल के पढ़ना। कॉपर वाले में क्या हुआ था, रिडक्शन। तो इसमें क्या हुआ था, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट होता है। अब ये चैप्टर जान तो समझ में आएगा ना, तो मजा बहुत आएगा ये। अब समझो रिएक्शन से पहले ये क्या था, जिंक सॉलिड था, तो इसको लिखोगे जिंक सॉलिड, समझ आया। उसके बाद लगाओगे ऑब्लिक, ठीक। रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर लिखोगे Zn+ और नीचे लिखोगे पूरा ये एक बीकर रिप्रेजेंट हो गया इतने में, पूरा एक बीकर। पहले किस में था, जिंक सॉलिड, फिर किस में कन्वर्ट हो गया, समझ आया। जरा पड़ोसी में पहले किस में था, कॉपर +2, किस में था, अच्छा यहाँ एक्वस प्लस आया ना, तो क्या लिखोगे, फिर क्या लगाओ, ऑब्लिक, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर, पूरा रिडक्शन वाला बीकर रिप्रेजेंट हो गया शॉर्ट फॉर्म में, समझ आया। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंट हो गया और ये, ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। अब जो चैप्टर शुरू में समझाए थे, जिंक क्या है, न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां क्या हुआ होगा। अब यहां मत देखो, अब यहां देखो, यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब यहीं आपको पकड़ना है, क्वेश्चन में क्या रिएक्शन दिया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें हमारी पूरी नजर यहां रखनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू क्या, यहां क्या हो रहा है, यहां जो हो रहा होगा वही सामने वैल्यू गिवन होगी। यहां क्या हो रहा है, यहां न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर जो भी वैल्यू यहां गिवन होती तो वो कौन सी वैल्यू होती, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होती। फिलहाल नहीं है, पहचाना सीखो खाली। ये किस पे है, चार्ज में है ना, और किसमें जा रहा है, तो ये तो समझाए ही थे कि चार्ज से न्यूट्रल जाएगा तो रिडक्शन ही होगा, और चार्ज से चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज से ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो काम नहीं लगेगा। यही दोनों बार बार आएंगे। अब या तो न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज, या तो चार्ज से न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल होगा। अगर ये हो रहा है मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझ आया। तो ये तुमने हाफ बीकर रिप्रेजेंट किया, ये तुमने हाफ बीकर रिप्रेजेंट किया। अभी तुमको पूरा बीकर रिप्रेजेंट करना है, पूरा एक साथ, क्योंकि आधा नहीं, तुमको पूरा करना है। तो कुछ करना नहीं होता है, जो जैसे लिखा है उसको वैसे लिखा रहने दो। चलो अच्छा, रूल के हिसाब से पहले हम हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं, फिर ऑब्लिक लगाते हैं, फिर उसके बाद किसको लिखते हैं। तो पहले आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखिए पहले, तो पहले आप लिखिए Zn सॉलिड, ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 एक्वस। ये कौन सा वाला था, ऑक्सीडेशन हाफ, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लिखोगे फिर, कॉपर +2 एक्वस ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ये कौन सा बीकर हो गया, रिडक्शन हाफ, कोई दिक्कत। ये ऑक्सीडेशन हाफ बीकर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल बीकर, इंडिविजुअल सेल हो गया। अब पूरा बीकर करना है, तो पूरे बीकर को, दोनों बीकर को आपस में जोड़ कौन रहा था, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज लगा दो। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए दोनों के बीच में दो लाइन बड़ी बड़ी, इस लाइन से ये लाइन बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आया यहां ऑब्लिक लगा रहे उससे बड़ी होनी चाहिए लाइन। अब ये जो किए हो ना पूरा, ये जो किए हो पूरा, ये पूरा का पूरा डेनियल सेल ही लिख दिए, पूरा का पूरा डेनियल सेल ही रिप्रेजेंट हो गया। समझ आया, पूरा का पूरा सेल रिप्रेजेंट हो गया, ये समझ आया। तो ये जो बड़ा वाला यूज किए हो, ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, सॉल्ट ब्रिज था। समझ आया, क्लियर हुआ। अच्छा, अब कभी कभी तुमको जैसे
ये तो रिप्रेजेंट हो गया। अब तुमको रिप्रेजेंटेशन देंगे और कहेंगे जरा इक्वेशन लिखो, और ये देंगे कहेंगे इक्वेशन लिखो। तो अब हमको ये बताओ, अगर ये दे दिया तो तुम्हारे पास पहले क्या था, जेड एन सॉलिड, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन प्लस टू एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें कन्वर्ट होगा कॉपर सॉलिड। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, पिछले साल बैलेंसिंग किए थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, पहले पहचानते थे कि कौन से में ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन से में, फिर एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक तरफ, याद आया, वही तो था, बांटो पहले छांटो। अब क्या करो ना, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ दो। ये बताओ ये कट गया कि नहीं कट गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिख दो, राइट वाला राइट में। तो Zn प्लस कॉपर प्लस 2, Zn प्लस 2 और प्लस कॉपर, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सॉलिड। इसको आदत अगर बनाए रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इन केस कहीं भूल गए तो ये मत समझना नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं कटता, लेकिन आदत रहेगी आपकी तो अच्छी है। ये समझ आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन को होल में लिख दिया, ये रिएक्शन को शॉर्ट में लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया। समझ आया कि नहीं आया? पिछले साल क्या पढ़े थे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे शायद। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वहाँ, हमको बताओ यहाँ जिंक पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 0। न्यूट्रल पे 0 होता है। सोडियम जैसे Na लिखा है, Mg लिखा है, Al लिखा है, Zn लिखा है, चार्ज ना हो तो ये सब 0 होगा, तो इसका 0। और जैसे H2, O2, N2, F2, Cl2, इन सब पे भी, तो ये किस स्टेट में है अपने, 0। ये किस स्टेट में है, तो 0 से किस में जा रहा है, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कुछ याद आया? यही तो पिछले साल ऑक्सीडेशन बैलेंस करते थे बार बार। +2, यहाँ कितना है, 0 नहीं हो गया, तो +2 से किस में जा रहे हो, +2 से 0 में जा रहे हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो वहाँ आपको 11th वाला रिलेट हो रहा है, इसीलिए 11th में जी जान दे के पढ़ाए थे, रेडॉक्स जान रहे थे वो काम लगेगा यहाँ पर। आया समझ में, क्या कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्या कैसे हुआ, क्लियर कट हुआ, समझ आया? ठीक है, क्लियर हो गया? अब कुछ है नहीं, खत्म हो गया। अच्छा रैंडम मान लो, जस्ट रैंडम, ये तो फिर डेनियल सेल का हो गया, ये पूरा डेनियल सेल का हो गया। हाँ सॉल्ट ब्रिज में क्या सब में यूज कर सको। हाँ तो K2SO4 KCl वाला ही जब, जैसे Cl वाला जब आएगा तो चेक करना पड़ेगा रुक के, सिर्फ Cl वालों के लिए। बाकी जो K2SO4 KNO3 है उनके लिए यूज करो, उसके लिए कुछ चेक नहीं करना, वो सब पे करो। हाँ वो सब पे करो, उसमें चेक नहीं करना, ठीक। जस्ट एन एग्जाम्पल हम खाली समझा रहे हैं एक बार, ये तो डेनियल सेल समझे। जैसे मान लो, सुनो, मान लो कि तुम्हारे पास 2 लोग हैं, एक है X एक है Y। अब मैंने कोई रैंडम एग्जांपल ऐसे नहीं लिया, मैं ये कह रहा हूं कि Y वाला स्ट्रॉन्ग मेटल है, देखो ये भी मेटल है। अब जो पढ़े हो ना उसको एक समराइज कर लो, और ये भी मेटल है। अरे जैसे यहाँ मान लो कॉपर होता, हाइड्रोजन होता, कोई ना कोई यहाँ होता ही होता, मैं XY करके मान ले रहा हूँ। तो तुम ये जान रहे हो कि तुमने देखा और तुमको देख के पता चल गया कि Y वाला स्ट्रॉन्ग है मेटल, Y वाला मेटल स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू X के, तुमको पता था, ठीक। या जैसे एग्जांपल ये ले लो, सबसे अच्छा है। मान लो तुम्हारे पास कॉपर है और तुम्हारे पास आयरन है, चलो बताओ, एग्जांपल के तौर पर सब समझा रहे हैं, पकड़ना। आयरन और कॉपर में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है? आयरन। इतना क्या सोच रहे हो, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर ये सब आते थे, ये तो 10th क्लास का था यार। आयरन कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो उसके रिस्पेक्ट में कॉपर क्या हो गया, पहला बाउंड्री क्रॉस हो गया। जो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है वो क्या करेगा,
तो वीक मेटल वाला मजबूरी में क्या करेगा, हो गया। ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ, और इसमें क्या होगा, ठीक। हाँ एक बात और, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके काटना होता था, याद है पिछले साल बैलेंसिंग करते समय इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके काटते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए। तो जितना इधर से लूज हुआ उतना बैलेंस है। मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो आयरन से, मान लो आयरन सॉलिड फॉर्म में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक लूज कर दिया, तो एक लूज कर दिया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे लिखोगे, Fe सॉलिड ऑब्लिक Fe+1 ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेफ्ट साइड होगा, तो ये ऐसे किस साइड जाएगा, ये लेफ्ट वाले बीकर में जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा इसमें क्या होगा, गेन, इसने कितना निकाला है, एक, तो इसको एक ही लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब है ये कॉपर +1 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर। इसका लिखो जरा, तो कॉपर +1 एक्वस में, और ये हो जाएगा कॉपर, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज और राइट हाफ सेल। समझ आ गया। हम कह रहे हैं पूरा लिखो, एक साथ लिखो, पूरा सेल लिखो। तो पहले किसको लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर किसको लिखा जाता है, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखिए, फिर शॉर्ट ब्रिज लिखिए बनाइए, और फिर उसके बाद किसको लिखिए। तो ऑक्सीडेशन वाले कौन हैं, Fe सॉलिड, Fe+1 सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर +1 कॉपर सॉलिड। क्या सेल दिया होगा तो यहां तक पहुंच जाओगे, हो जाएगा। और अगर खाली ये गिवन हो तो क्या रिएक्शन लिख ले जाओगे भाई, जैसे अच्छा देखो पहले किसमें था, किसमें है ये, न्यूट्रल, किसमें जा रहा है, तो न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहां क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, सॉरी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से किसमें जा रहा है, न्यूट्रल। तो इसमें क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन के, भाई देखो चार्ज से क्या हो रहा है, न्यूट्रल, तो चार्ज से न्यूट्रल। हमेशा याद रखो, चार्ज है और न्यूट्रल हुए हो तो ये सिर्फ एक ही करा सकता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कभी नहीं करा सकता। न्यूट्रल से, सॉरी चार्ज से न्यूट्रल कौन करा सकता है, ऑक्सीडेशन कभी करा नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमेशा न्यूट्रल से, कभी कराएगा नहीं। तो याद रखो कि अगर चार्ज हो और न्यूट्रल हो रहे हो तो ये जिम्मेदारी कौन उठाया होगा, रिडक्शन ही करवाया होगा। चार्ज थे न्यूट्रल हो गए, चार्ज से न्यूट्रल, रिडक्शन ही करवाएगा। लेकिन न्यूट्रल से चार्ज ये कौन कराएगा, तो ऑक्सीडेशन क्या नहीं करा सकता, वो कभी भी तुमको न्यूट्रल नहीं कर सकता है। ऑक्सीडेशन कभी तुमको न्यूट्रल नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन जब भी होगा इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा भन्न से, वो चार्ज ही आ जाओगे, यही होगा ज़्यादा ज़्यादा। समझ आया। और रिडक्शन तुमको न्यूट्रल कभी पॉसिबिलिटी है। एल्यूमिनियम किस स्टेट में है अभी, न्यूट्रल की चार्ज, न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक निकालेगा +2, फिर एक निकालेगा, चार्जिंग तो न्यूट्रल था, चार्जिंग तो ले जाएगा वो। आप अगर वापस रिटर्न होना है तो वापस रिटर्न का तो फिर गेन हो जाएगा, और गेन को तो रिडक्शन बोलते हैं। तो तुमको चार्ज से न्यूट्रल सिर्फ कौन सा प्रोसेस कर सकता है, यही कर सकता है सिर्फ, ये याद रखना, क्लियर रखना। हाँ कहाँ पे O-2 है, हे प्रभु O-1 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो O-2 नहीं हो जाएगा। तो चार्ज से तो चार्ज ही हो गए, रिडक्शन हुआ, लेकिन चार्ज से तो चार्ज ही हुए, चार्ज से तो चार्ज ही हुए। अब तुम सोच रहे हो O2- है तो O2, अरे सामने देखो O पे 2 माइनस से ज्यादा होता ही नहीं है, ठीक। और जो तुम सोच रहे हो कि O2- में से अगर ये कर दें तो बेटा फिर रिडक्शन कहाँ हुआ, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। समझ आया। और नॉन मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन
वो लूज नहीं होने देगा। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, तो दे देगा वो, लेकिन नॉन मेटल अबंडेंस इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देगा। तो वो ये अगर सोचो कि ये ऐसे हो गया तो भाई फिर तुम बहुत दयनीय स्थिति में हो। फिर अगर ये सोच रहे हो ये नहीं होगा, ये होने नहीं देगा। वो ऑक्सीजन है, ऊपर से वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में है, FON मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना। मैं तुमको भूख बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्यास लगी है, तुम दे दो किसी को, नहीं दे पाओगे, चाहे जैसे नहीं दोगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, डेनियल सेल क्या होता है, फिगर कैसे बनेगा, क्या प्रॉब्लम आई, क्या सोल्यूशन हुआ उसका, क्या कौन सा रॉड यूज करना है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेल कहाँ क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, समझ आया, क्लियर हुआ। क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय यही सब ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रल चार्ज, समझ आया। कल जो है, कल चलेगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ आया।